हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशमान शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, और साथ ही साथ ये पढ़ने वाले हैं कि उसके अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कंडीशंस कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस कब ये बैलेंस्ड मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये सब यहाँ पर डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। डाइपोल के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल के बारे में हम बताए थे कि डाइपोल में हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर, छोटा सा डिस्टेंस पर, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर दो चार्ज को रखा जाता है। तो दो चार्ज को रखने से एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज को हम लोग रखते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, जिसको कि डिस्टेंस को हम लोग 12 लेते हैं। और ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस तरह का अरेंजमेंट को, इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल। यानी कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि दोनों में से किसी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर डाइपोल का लेंथ लिया जाए। इसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात हम करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई डाइपोल रखते हैं, ये डाइपोल है, डाइपोल, तो हम यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं और यहाँ पर हम एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया, और 12 क्या हो गया, डाइपोल का लेंथ हो गया। और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों बताएंगे, रीजन्स बताएंगे। और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ डाइपोल। ये कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये लेना है तो ये ले लो, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल हम ले लेते हैं, तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। और डाइपोल, ये डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शंस किधर से किधर लेते हैं, तो नेगेटिव से किधर लेते हैं, पॉजिटिव। तो डाइपोल एक्सिस जो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है कितना एंगल, थीटा एंगल। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमको बताना है थीटा क्या है। थीटा को याद रखना है, थीटा है एंगल बिटवीन, अगर थीटा का बोला जाए कि वेयर थीटा क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक्सिस कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा एंगल बनाएगा। तो अब हमको एक बात पहले समझते हैं, अच्छा समझेंगे, हर चीज को तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि एकदम मजेदार एकदम कंसेप्ट लगे। अब यहां पर क्या है, तो एक्चुअल में हम यहां पर दो चार्ज ही तो लिए हैं, ये दो चार्ज ही तो है, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है। अब जब ये पॉइंट चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब भी कोई हम एक चार्ज पार्टिकल को, कभी भी हम लोग चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, और वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यूवी। ये फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यूवी, ये हम लोग पढ़े हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी क्यूवी जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू हो गया चार्ज। और अगर प्लस चार्ज हो तो प्लस चार्ज द्वारा इस पर जो फोर्स होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और माइनस चार्ज हो तो ये डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये क्यू चार्ज है, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यूवी। देखो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस और प्लस साइन केवल डायरेक्शन बताएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा, और इस पर भी फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो सर इधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्यों 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 इधर फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, एफ इक्वल टू क्यूवी,
यानी कि F इक्वल टू क्यू चार्ज का डायरेक्शन है, फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्लस चार्ज में फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, और माइनस में कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में गया। यहाँ पर क्यूवी क्या है, यहाँ पर क्यूवी क्या है अगर बोला जाए तो, अगर क्यूवी का हम बात करें तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ईच चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका वैल्यू, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखा जाए तो जब हम रखे तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसका, अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे का कैसा है, तो एंटी पैरेलल, ये डायरेक्शन इधर गया, ये डायरेक्शन इधर गया, ध्यान समझो, ये गया, ये गया, तो ये फोर्स कैसा है, दोनों एक दूसरा का एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल है तो ये एंटी पैरेलल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। ये फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। ये है क्या, कपल फोर्स है। कपल फोर्स क्या होता है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अ एंटी पैरेलल डायरेक्शंस, इन अ एंटी पैरेलल डायरेक्शंस, जैसे कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में लगने की वजह से ये जो फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल बोलते हैं। और कपल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस। देखो कपल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, जहां पर टू फोर्सेस लगता है, तो ये और ये। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर ये फोर्स लगा F इक्वल टू क्यू और ये लगा F इक्वल टू क्यू, तो इसी को हम लोग यहां पर अगर बात करें तो बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क निकलता कैसे है, तो अगर कपल फोर्स दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, तो हम लोग निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग निकालने का तरीका जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात को ध्यान रखना एकदम अच्छा से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। देखो ध्यान समझो, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों का बीच का ये जो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो हम इस डिस्टेंस का कुछ नाम देते हैं, चलो हम सी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये डिस्टेंस मिल जाए, देखो यही वाला ये परपेंडिकुलर, देखो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तुमको कि ये दो परपेंडिकुलर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा ना, अगर यही जीरो हो जाएगा तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा जीरो, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा उस केस में जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना होगा, बहुत अच्छा से, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हम लोग थीटा ले सकते हैं, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है सर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, क्या बना, एक ट्राइंगल बना, तो कौन सा ट्राइंगल हम अच्छा से निकाल देते हैं ट्राइंगल को कि थोड़ा सा बहुत बढ़िया समझ में आए। ये ट्राइंगल, ये एंगल थीटा, ये लेंथ 12 और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ से हमको किससे जाना पड़ेगा, साइन थीटा से। तो हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए सी बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस ए बी, यानी ए सी बाई क्या हो जाएगा 12, और ये 12 से जाकर इंटू कर देंगे तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू हम बात करें तो कितना हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू, तो देयरफॉर टॉर्क एक्ट्स ऑन डाइपोल। तो टॉर्क का जो लगेगा वो कितना डाइपोल का वैल्यू होगा, तो बहुत ही सिंपल, इतना मजेदार कंसेप्ट है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाउ द्वारा सिंबल डिनोट करते हैं, पहले टाउ ले लो, टाउ टी ए, इसको हम बोलते हैं टी ए यू, टाउ, ठीक है। तो ये टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स
फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AC है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो QE हो गया। और AC का वैल्यू कितना है, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। अब 2L sin थीटा हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या टॉ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से, Q इंटू 2L E sin थीटा। और इसको क्या बोलते हो, Q इंटू 2L को डाइपोल मोमेंट बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। तो टॉर्क का तो वैल्यू आ गया, टॉर्क का तो वैल्यू हम निकाल लिए, टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया, तो टॉ इक्वल टू हम निकाल लिए PE sin थीटा। और साइन थीटा कब होता था, तो इन वेक्टर फॉर्म में। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। क्योंकि कभी भी साइन थीटा कब होता है, जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है। जब भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा होता है, और जब भी अगर हम लोग बात करें कि डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके वजह से क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर आपको इस सब नॉलेज अच्छा से दम होना चाहिए कि A डॉट B होता है तो वैल्यू होता है AB कॉस थीटा, और A क्रॉस B होता है तो होता है AB साइन थीटा। और n टाइप मतलब क्या है, जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटीज ही मिले। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, टॉर्क एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिला। कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी, दो ठो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिला, जिसके वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने के वजह से ये जो टॉर्क का डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो होगा। अब ये डायरेक्शंस निकालने के लिए राइट हैंड रूल्स को यूज करते हैं, पाम रूल्स, राइट हैंड रूल्स, जो भी है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का तरफ हाथ को एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट वेक्टर, तो पहले याद रखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ये नहीं याद रहेगा दिक्कत हो जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। फोर्स किधर लग रहा है, इधर नहीं, फोर्स की तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो टॉर्क का वैल्यू कहाँ होगा, टॉर्क का वैल्यू कहाँ होगा, इनवर्ड। टॉर्क का वैल्यू कहाँ होगा, इनवर्ड टू द प्लेन। यहाँ पर अगर बोला जाए कि टॉर्क का डायरेक्शन यहाँ होगा, यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि रिजल्टेंट टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड टू द प्लेन होगा। मतलब ये टॉर्क का जो वैल्यू लगेगा कहाँ लगेगा, इनवर्ड लगेगा। थोड़ा सा ऐसे इसका लिख लो, डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड टू द प्लेन। प्लेन का कहाँ लगेगा, इनवर्ड लगेगा, जो टॉर्क कनेक्ट टॉर्क। बहुत ही सिंपल था। एक तरीका और भी होता है, उस तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी हम तरीका बता दे रहे हैं, वो भी आसान है। तो ये टॉर्क का तो निकल गया, टॉ इक्वल टू क्या होगा, P क्रॉस E। उसके बाद हम और भी थोड़ा सा कैसे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा से चर्चा करने वाले। तो ये एक तो तरीका हो गया, ये तो बहुत आसान है। इसके अलावा अगला ये हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अगला केस पर जाएंगे। अगला केस क्या है, अगला जैसे कि S.C. वर्मा या D.C. पांडे जी का बुक में, S.C. वर्मा जी का बुक में या D.C. पांडे जी का बुक में ये आपको मिलेगा। अब ये क्या मिलता है, अगला केस क्या मिलता है हम बताते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझिए। अगला क्या बोलता है कि अगर मान लिया जाए कि ये पॉइंट को हम O ले लें, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है और ये की फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये लगा था ना, F इज इक्वल टू QV, इधर की तरफ लगा। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशंस हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से ये दूरी को हम लोग क्या ले लें, L ले लें, और ये भी दूरी को L ले लें, क्योंकि टोटल कितना है, 2L है, एकदम सिंपल 2L। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का अगर फॉर्मूला अगर जाया जाए तो हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। या टॉर्क का एक फॉर्मूला और भी जानते हो जो कि 11th में पढ़े हो, तो उनमें वो लोग के बुक में यही मतलब टॉ इक्वल टू R क्रॉस क्या होता है, F होता है। एक्चुअल में वो कंसेप्ट से गए हैं सर, तो अब उस कंसेप्ट से गए हैं तो हम भी उस कंसेप्ट से बताते हैं। क्या है, बहुत ही सिंपल है, चिंता मत करो, टेंशन नहीं। अगर हमने ये दूरी को हम लोग L मान लेते हैं, ये दूरी को हम लोग L मान लेते हैं, OA, ये OA मान लो, ये क्या हो गया OA। तो OA फोर्स हो गया, ये इनवर्ट
ओ ए फोर्स हो गया इनवर्ट। तो हम लोग एक के लिए, इस फोर्स के लिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द्वारा टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज द्वारा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें कि टॉर्क, ये वाला मिटा देना हम कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट बता दें। तो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। तो देखो ध्यान समझो, तो हम इसको एक टॉ1 मान लेते हैं, टॉ1। अब ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स नहीं क्या करना है, आर क्रॉस एफ। तो आर कितना लग रहा है, ये ओ ए, तो ओ ए क्रॉस एफ, ठीक है, एफ या इसको कैसे, तो ओ ए क्रॉस एफ का यहाँ पर क्या बोलोगे, क्यू ई, ये हो गया टॉ1 का वैल्यू। हाँ, इसका डायरेक्शंस किधर होगा, ये डायरेक्शंस कहाँ मिलेगा, इनवर्ट डायरेक्शंस में, इनवर्ट डायरेक्शंस में मिलेगा, इनवर्ट डायरेक्शंस में मिलेगा। उसी तरह टॉ2 यानी कि टॉर्क ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज द्वारा भी हम निकाल लेते हैं। टॉ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, बहुत ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो अगला, अगर तुम डिस्टेंस ऐसे लेना चाहते हो तो ले लो, ये डिस्टेंस हमेशा अभी लेते हैं फोर्स का, तो ये ले लिया, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। तो अब ये इधर चला गया, तब फोर्स ये क्या हो गया, 4 फिंगर बैंड करोगे, हम मैग्नीट्यूड से केवल मतलब रखेंगे, तो ये हो गया। तो ये कहाँ जाएगा, ये भी इनवर्ट आएगा, इनवर्ट। तो कभी कभी देखो, अब बुक में क्या किया है कि बी ओ ले लिया, बी ओ मतलब सेमी डायरेक्शंस में, तो सेमी डायरेक्शंस अगर बी ओ लोगे, तो बी ओ लोगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ, बी से ओ लोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, बोलो, बी ओ लोगे तो ये वैल्यू माइनस में होगा, माइनस में होगा। देखो बी ओ लोगे तब बी ओ, बी हो गया। अब ये इधर फोर्स इधर, तो ये कैसा जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। सिंपल, पहला वेक्टर का तरफ हाथ, पाम को सेकंड वेक्टर की तरफ, 4 फिंगर बैंड रिजल्टेंट। तो पहला ये, तो ये कैसा जाएगा, इनवर्ड, आउटवर्ड जाएगा। लेकिन इस पर कैसा जा रहा था, इधर देखो, ये इनवर्ड जा रहा था। तो हम एक काम करते हैं कि अगर तुम ये लेना चाहो तो ले लो, या तुम मैग्नीट्यूड लो, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तुमको तो मैग्नीट्यूड लो। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, चलो। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा प्लस, ओ ए का वैल्यू कितना दिया है, एल, और ये क्या हो जाएगा, क्यू ई, क्यू ई। उसी तरह इसका अगर मैग्नीट्यूड हम ले, मैग्नीट्यूड ले, साइन थीटा लगाना है तो लगा दो, साइन थीटा तो फोर्स का एंगल बन रहा है, तो एल साइन क्या चीज़, एल इंटू क्यू ई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा प्लस, क्रॉस सब साइन थीटा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम लेना चाहते हैं तो माइनस प्लस मत लगाओ, केवल प्लस। तो प्लस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्रॉस क्यू ई कितना हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू कितना है, एल है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बस। तो एल हो गया, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई साइन थीटा। यानी कि नेट टॉर्क कहाँ होगा, देखो ध्यान से, ये फोर्स हो गया, ये भी इनवर्ट, ये भी इनवर्ट, देखो ध्यान से, ये भी इनवर्ट, ये भी इनवर्ट, यानी कि दोनों द्वारा। ये देखो कैसे घूमेगा, ये वाला पार्ट ऐसे घूम रहा है और ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ये पार्ट ऐसे घूम रहा है, ये पार्ट ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब इस केस में नेट टॉर्क का अगर वैल्यू पूछा जाए तो टॉ1 का प्लस प्लस टॉ2 का प्लस मॉड में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 2l क्यू ई साइन थीटा, और टॉ का वैल्यू और क्या हो जाएगा, ध्यान समझते जाना, टॉ इक्वल टू मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्यू इंटू, ये क्या है, क्यू इंटू 12, तो क्यू इंटू 12 क्या बोलते हो, पी ई साइन थीटा। और इन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टॉ इंटू पी क्रॉस ई। फार्मूला सेम आया, कुछ इसमें टेंशन नहीं लगाना है। हम इसके पहले वाला भी आसान बता रहे थे, पहले वाला भी आसान था, ये भी आसान था, कुछ नहीं। इस आधा पार्ट से अलग टॉर्क निकाल लो, आधा पार्ट से अलग निकाल लो, देख लो दोनों अगर इनवर्ड है तो प्लस कर लेंगे, और ये इनवर्ड होगा ही, इसके द्वारा भी आधा पार्ट द्वारा इनवर्ड जा रहा है और ये भी आधा पार्ट द्वारा इनवर्ड जा रहा है, तो दोनों द्वारा इनवर्ड हो रहा है। तो इनवर्ट ओवरऑल कैसा होगा, इनवर्ट टू द प्लेन टॉर्क होगा। एक बात ध्यान देना, यहीं पर ध्यान देना कि टॉर्क का वैल्यू अगर कभी ऐसा हो जाए, टॉर्क का वैल्यू हमें ये हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। टॉर्क का वैल्यू अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें,
अच्छा समझते चलो, तो हम समझा देंगे ना, पूरा दम ऐसा समझा देंगे दम भूलने वाला हो नहीं है, दम दिमाग खुल जाएगा। अगर अच्छा से समझना चाहो तो देश का विकास करो। देखो तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू अगर हम केस वन ले, केस वन यानी कि वेन थीटा इजकल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इजकल टू हम 0 डिग्री ले या 180 डिग्री ले, डैट इज, समझ में आ गया होगा, डैट इज वेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is to be in direction or opposite direction of electric field, या तो डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब उस केस में क्या हो जाएगा, तो देखो साइन 0 डिग्री ले लो या साइन 180 डिग्री ले लो, बात को समझते रहना अच्छा से। दोनों ही केस में वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री लिया जाए या 180 डिग्री, तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा टॉर्क का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा मतलब ये कंडीशंस क्या है, थोड़ा अपने से समझ लेंगे ना हम लोग, तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेना एकदम ऐसे। देखो हम बता दे रहे हैं एकदम अच्छा समझो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब इसके अंदर कोई डाइपोल रखते हो, तो ये दो कंडीशन है, ये प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, ये लेंथ तो 12, अच्छा समझना। अगला कंडीशंस क्या है, यही कंडीशंस है, ये तो हम मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। चलो अगला कंडीशंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब की बार उल्टा डायरेक्शंस में रखा जाए, यानी कि यहाँ पर रखा जाए प्लस क्यू और यहाँ पर रखा जाए माइनस क्यू, 12 ए बी देना है तो दे दो। देखो इस दोनों में क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, ऑटोमेटिक 0 होगा। तो जब भी टॉर्क होता है ना, टॉर्क इस तरह का कभी भी टॉर्क लग रहा है तो एक चीज़ दिमाग में डाल देना, ये जो टॉर्क लगा रहा था अभी हम याद करो, प्लस क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लग रहा था क्यू लग रहा था और इस पर ही फोर्स लग रहा था क्यू लग रहा था, यानी कि सिस्टम पर अगर कोई नेट फोर्स पूछे ना तो 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क में भी 0 और में नॉट भी 0। अब ऐसा क्यों, 0 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो 0 नहीं का कंडीशन तो अभी हम दिखा दिए, अब 0 होने का कंडीशन क्या है ये, अब ऐसा हुआ क्यों। देखो इस पर जो तुम फोर्स लगाओगे, ये फोर्स ले रहे हो, तब फोर्स इस पर फोर्स कैसा लगेगा, क्यू इधर और इस पर क्यू इधर। देखो कितना सुंदर, क्यू ये दोनों फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ऐसे जब लगेगा, ये भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, तो क्या ये घूमेगा क्या इसमें टॉर्क होगा क्या, टॉर्क होने के चांस नहीं है। या तो ऐसे खींचे या दूसरा इस पर फोर्स क्यू किधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पर क्यू किधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, या तो इसको ऐसे खींचा जाए या ऐसे दबाया जाए, तो ये दोनों केस में घूमने वाला तो नहीं है, या तो खींचो या तो दबाओ, दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू 0 है। या एक सिंपल भाषा हम ये भी बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये बात को याद रखना, व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज 0, देन टॉर्क का वैल्यू एब्सोल्युटली 0, 100% 0, कुछ करना ही नहीं। कभी भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्सेस, देखो जैसे यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स का दूरी था, कितना था अभी हम निकाले थे 2l sin थीटा था। अगर तुम इसको घुमा दिया, अब इसको लेकर से घुमा दिया, तो घुमाया, तो घुमाने के वजह से क्या इस दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है क्या, नहीं, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। कहाँ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है, दोनों का बीच का लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। अब देखो ऐसे घुमाते गए तो ये डिस्टेंस कम होता गया, फाइनली क्या हो गया जीरो। तो जब लाइन ऑफ एक्शन के टू फोर्सेस के बीच का अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एकदम याद रख लेना, एकदम जीरो। ठीक है, किसी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। जीरो कब हो सकता है टॉर्क जीरो? जब लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही फोर्स लग जाए, जब लाइन ऑफ एक्शन पर ही या लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही फोर्स लग जाए, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू जीरो। दूसरा केस, अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट अलग अलग है और दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तब जाकर टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे, तब जाकर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और केस, अगला केस पर हम लोग चलते हैं। अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस क्या हो सकता है? थोड़ा सा अच्छा से समझते चलेंगे हम लोग, कुछ टेंशन नहीं लें, टेंशन हम लोग को तो काम नहीं चलेगा। जैसे व्हेन थीटा इजकल टू 90 डिग्री, समझ में तो बात आएंगे होगा। थीटा इजकल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? That is when direction of electric dipole is to be in perpendicular direction of electric field, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या है? बहुत सिंपल कहानी है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब तुम एक टॉर्क लाया और यहाँ पर इसे रख दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, दूरी टूवेल्व मानना मन, ठीक है। तो अब इस पर फोर्स कैसा लगेगा? इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्या लगेगा सर? क्यू ई लगेगा। और इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? इधर की तरफ भी फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में और प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में। अब यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों? देखो या तो फार्मूला से पहले याद कर लो, फार्मूला से याद करना है तो कर लो कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। या कंसेप्ट से जाओ, कंसेप्ट से ये मैक्सिमम दूरी कब होगा? जब ये सीधा हो जाएगा, जब एकदम सीधा हो जाएगा तो ये मैक्सिमम दूरी हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 1 हो जाए। और 1 कब हो जाएगा? 1 कब हो जाएगा? क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है ना, तो 1 कब होगा? जब ये एकदम सीधा हो जाएगा। देखो टॉर्क वैल्यू मैक्सिमम क्यों? ये अलग घिंचा खड़ाक, ये अलग घिंचा खड़ाक, दोनों घिंचा तो जिसकी वजह से खड़ाक तुरंत अलाइंड हो जा रहा है, तुरंत टॉर्क लगने की वजह से तुरंत अलाइंड हो जा रहा है, मतलब ये लगेगा खड़ाक देश घूमकर अलाइनमेंट हो जाएगा। तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इस बात को याद रखना। पहले इतना तक नोट कर लो, तो हम लोग अगला टॉपिक पर चलेंगे। अभी टॉर्क खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी इस पर चलेगा। देखो इस पर क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा सा क्वेश्चन। अब इसमें ही अभी और हम लोग आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते चलेंगे। जैसे चलो ये मिटा तो दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात ऐसा आता है कि अगर इसी में अगला हम लोग केस पर चलते हैं, पहले चलते हैं अगला केस पर, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फिर आएंगे, वापस आएंगे। तो अगला केस हम लोग चलते हैं। फार्मूला तो याद रहेगा, इन वेक्टर फॉर्म में ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द ईच द, हमें रिवीजन जरूर करा देते हैं क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ईच चार्ज इज इक्वल टू क्या जाएगा? फिजिकल टू क्यू। मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड द क्या हो जाएगा? टॉर्क। उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ये सिंबल यहाँ पर हो जाएगा टॉ हो जाएगा। इस सिंबल को हम लोग क्या लेते हैं? टॉ टी लिख दिया है, गलती से लिखा है, ये टॉ हो जाएगा। टॉ इजकल टू पी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है? टॉ इजकल टू पी क्रॉस क्या हो जाता है? ई हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेना है। तो नोट कर लेना है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं। थीटा इजकल टू जब 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू, ये सब बता दिए, सब पी हो जाएगा वैल्यू, ये सब बता दिए। मैग्नीट्यूड लिखना है इसको। और 0 डिग्री हो 90 डिग्री तो यानी कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल कंडीशन हो, तो उस केस में पी एंड ई क्या हो जाएगा? उस केस में दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तब उस केस में टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना, ये मैग्नीट्यूड लिख लेना,
टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ, ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो हम लोग अगला टॉपिक पर फाइनली चलते हैं। अगला टॉपिक भी बहुत जानना जरूरी है। टॉर्क हमेशा लाइज किधर करेगा, तो इस बात को याद रखना, टॉर्क ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू द डाइपोल एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा उसी का लो जिधर, देखो बार बार हम बोल रहे हैं ना, इधर से धक्का मारा है, खड़ाक घुमा के उधर, खड़ाक घुमा के ला, तो वो चीज़। तो इसीलिए हम ये सब करा दिए, इसलिए हम भी पॉइंट थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। अगला जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जानते हैं। तो ये होता क्या है, रुको हम थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं चल रहा है या नहीं, उसके बाद ओके, तो कैमरा तो चल रहा है, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन निकालो, वर्क डन निकाल दो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पिक्चर हम वही ले लिए एकदम सेम टू सेम। तो अब यहाँ पर हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो आप देखो, अगर मान लो कि डाइपोल हम ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो इस डाइपोल को अगर डाइपोल को हम लोग कहाँ से, इस डाइपोल को हम लेकर परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर इसको रोटेट कराते हैं, थीटा एंगल पर। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये जो कंडीशन होता है हमेशा 90 डिग्री से होता है। मतलब देखो, ध्यान समझना, ये बहुत जरूरी है जानना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हम तुमको पहले ही बताते हैं कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब डाइपोल का, ये कंडीशनल है, कंडीशन पॉइंट है कि बात को याद रखो कि कभी भी 90 डिग्री पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी डाइपोल को 90 डिग्री पर रखा जाता है तो उसके अंदर का मतलब उसके द्वारा नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर 90 डिग्री पर 0 है, लेकिन जैसे ही वहाँ से हम थीटा एंगल डिस्प्लेस कराएं, जैसे ही हम लेकर उसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कराएं, थीटा है तो तुम डिस्प्लेस कराओगे, थीटा जैसे ही डिस्प्लेस कराओगे तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। अगर हम बात करें कि टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, थीटा एंगल अगर तुम डिस्प्लेस कराओगे तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके द्वारा टॉर्क का वैल्यू निकालोगे। तो टॉर्क निकालना तो बहुत आसान था, अभी टॉर्क निकाले थे, एंटी टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू अगर हम बात करें तो टॉर्क इक्वल टू पढ़ें अभी PE साइन थीटा। लेकिन अगर फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगल, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगल, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन बाय डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, अगर डी थीटा आएंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ इंटू हो जाएगा डी थीटा। देखो बहुत ही आसान होता है, देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू, तो टॉ भी एक फोर्स है, एंगुलर फोर्स है। जब भी रोटेशन से बात करते हैं तो एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टॉर्क बोलेंगे, एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टॉर्क बोलेंगे, ये हो गए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, टॉ डी थीटा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू और क्या बोल सकते हैं, टॉ का वैल्यू कितना दिया है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा वैल्यू दिया है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देन नाउ लिख सकता है, नाउ वर्क डन टू डिस्प्लेस डाइपोल थ्रू एंगल 90 डिग्री टू थीटा। अगर 90 डिग्री टू थीटा जाते हैं तो 90 डिग्री टू थीटा जाते हैं तो कितना वैल्यू होगा, तो यानी कि यहाँ से हम वर्क अगर निकाल लें तो डी डब्ल्यू, चलो वर्क का तो बहुत ही आसान है, डी डब्ल्यू, अब यहाँ पर
यहाँ पर ये एंगल कितना हो जा रहा है 90 डिग्री और ये हो जाएगा थीटा, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा तो आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा। पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री और थीटा। फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस पी कॉमन ले लिया जाए माइनस पी ई। अब एक बार डालेंगे अपर लिमिट तक कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, तो इसीलिए क्या हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ये क्या हुआ वर्क डन हुआ, अब ये वर्क डन हुआ एंड दिस यही वर्क डन हुआ, यही जो वैल्यू आया ये वैल्यू क्या आया वर्क डन का वैल्यू है। वर्क डन का वैल्यू कितना आया, तो वर्क डन का वैल्यू आया यही माइनस पी कॉस थीटा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। यही पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल में स्टोर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मतलब थीटा एंगल माइनस 90 डिग्री एंगल, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा माइनस पी ई साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा, सॉरी तो कॉस थीटा, ये वाला तो नहीं, ये वाला मत लिखना, ये वाला तो इधर का है। ओके, यार कि या पोटेंशियल एट थीटा एंगल क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, बस ये याद रखो। थीटा एंगल पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा पी कॉस थीटा। या इसको हम लोग एक और बात जानते हैं कि इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, या तुम पोटेंशियल लिखो, नॉर्मल केवल पोटेंशियल लिखो, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी डॉट ई। डॉट प्रोडक्ट यही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो किसी भी तुम जो भी एक्सटर्नल वर्क कराते हो, यानी कि इस टॉर्क के द्वारा कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन बाय द टॉर्क इज कॉल्ड क्या होता है, उसी द्वारा क्या होगा, जो भी टॉर्क वर्क करेगा तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वही उसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। या तुम्हें एक चीज़ और होता है कि एक्सटर्नल वर्क कराकर उसको नेगेटिव करा दो, तो एक्सटर्नली कराता तो वैल्यू माइनस में आता, तो माइनस को फिर किस में लिखता प्लस में। देखो 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 ध्यान सुनो, अगर तुम वर्क डन को एक्सटर्नली तुम अपने द्वारा वर्क कराता था, ये वैल्यू किधर में होता माइनस में, और यहाँ पर अगर माइनस में लेते तो माइनस माइनस फाइनली कैसा मिलेगा प्लस, और ओवरऑल यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो वर्क डन होगा तो उसका निगेटिव वर्क डन उसमें स्टोर होगा। लेकिन अगर टॉर्क खुद मतलब डाइपोल अगर खुद वर्क कर रहा है तो खुद वर्क कर रहा है तो जितना भी वर्क डन करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में उसका क्या होगा स्टोर हो जाएगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। इस वैल्यू को याद रखो। एक बात और समझना, ये हो गया तो हम मिटाएंगे, चलो ओके। अगर ये इसी में कभी कभी कंडीशंस आ जाता है, कभी कभी कंडीशंस ये आ जाता है, इसी में कंडीशंस कभी कभी ये आ जाता है। हम फार्मूला तो लिख दें, ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला है याद रखो। हाँ, कंडीशंस क्या आता है कि केस वन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो फार्मूला को याद रखोगे, सबको याद रखेगा, जरूर याद रखेगा। देखो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये याद रखो। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब समझ में बात आ गया, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यही ना, इलेक्ट्रिक दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम। यानी कि कैसा वाला कंडीशंस लिया जा रहा है, कैसा वाला कंडीशंस लिया जा रहा है, यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रखा गया डाइपोल, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। एकदम मजेदार कंडीशंस है 12 ए बी, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। तो अगर इसको अगर रखोगे तो व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री कंडीशंस लोगे तो 0 डिग्री का कंडीशंस लोगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1 होता है। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई हो जाएगा, पी हो जाएगा। एंड दिस एनर्जी विल भी क्या हो जाएगा मिनिमम,
ये एनर्जी कैसा होगा, तो मिनिमम होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी कि यहाँ पर सिस्टम कैसा रहना चाहेगा, स्टेबल रहना चाहेगा। यहाँ पर सिस्टम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों सर, चलो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। अगर यहाँ से तुम इसको घुमाओगे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा भी अगर उसको डिस्प्लेस कराओ, थोड़ा सा भी फटाक दे इलेक्ट्रिक यहाँ पर फोर्स लगने की वजह से तुरंत इसको घुमा के यहीं पर ला देगा। स्टेबल, देखो स्टेबल का क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा 11th का पढ़ाई को याद रखेंगे। स्टेबल का कंडीशन से ये था कि ऐसे ऐसे, ठीक है, एक बॉल यहाँ रखा जाता है और एक बॉल यहाँ रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड, अगर देखा जाए तो ये वाला बॉल को हम बोलते हैं कि स्टेबल है, ये स्टेबल है, और ये बॉल को बोलते हैं अनस्टेबल। अब बताओ इस दोनों में किस बॉल के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका हाइट कम है, इसका हाइट ज़्यादा है। तो जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यार थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस कराओगे, थोड़ा धक्का देगा तुरंत गिर जाएगा, इधर इधर गिर जाएगा। लेकिन ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसको थोड़ा धक्का दोगे भी तो ये जाएगा ऊपर, फिर वापस यहीं आ जाएगा, इधर भगोगे वापस यहीं पर आ जाएगा। ये क्योंकि ये स्टेबल है, ये यहीं पर रहना चाहता है, क्योंकि इसके पास इसका मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम। जैसे तुम ले जा रहे हो तो एनर्जी उसको दे रहे हो, तब फिर वो अपना वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी। जैसे ही तुम फोर्स लगाया तो उसके बाद ये अपना इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो ये अनस्टेबल है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम बार बार रिटेन कर ले रहा है, गेन कर। तो यही चीज़ हम बोले कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर क्या हो जाता है वैल्यू। अब देखो इसमें भी क्या होगा, देखो देखो ये प्लस है, तुम ऐसे घुमाया, ऐसे थोड़ा सा घुमाया, तो घुमाया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कीवी, और इस पर भी लगेगा कीवी, और टॉर्क लगने के बाद खड़ाक दे घूम कर फिर वापस यहीं पर खड़ाक दे घूमेगा, यहीं पर आ जाएगा। समझ में आता है, जैसे ये प्लस क्या चार्ज माइनस चार्ज, खड़ाक दे घूमा यहाँ पर वापस आ गया। लेकिन अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो अच्छा समझ में आता आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर टॉर्क वापस, टॉर्क इसको बॉडी को टॉर्क लगने की वजह से जो टॉर्क इसमें जो रीस्टोर हो रहा है, ये टॉर्क इसको रीस्टोर करके फिर इसको घुमा कर, मतलब जो भी तुम टॉर्क लगाया घुमा कर इसको लाया था, वो टॉर्क उसमें रीस्टोर हो जा रहा है, और रीस्टोर कर फिर उसको वापस उसी पोजीशन पर लेकर आ जा रहा है। तो इसीलिए इस तरह का इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। समझ में बात आना जाना चाहिए एकदम अच्छा से। अब अगला बात आता है कि केस 2, कि अगर ऐसा लिया जाए कि व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिया जाए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री अगर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो ले लिया जाए, फिर ले लेते हैं। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर तुम अगर रखोगे ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान समझना, बार बार पढ़ाई को समझना है, बस ना समझना है कमेंट करना है कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो बनाएंगे, 8-10 बना देंगे। हम लोग जिद्दी आदमी हैं। जिद्दी आदमी मतलब किस तरह का, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है सर, एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बताया जाएगा, बार बार बताया जाएगा हम लोग का, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर। आपका प्रॉब्लम कमेंट जब भी आता है हम लोग पढ़ते हैं एक एक बच्चा लोग का और उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, तब यहाँ पर cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, -1, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर PE आएगा, प्लस में आएगा। देखो cos 180 -1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम, यहाँ क्या था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम है, तो इस कंडीशंस को ही हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्यों है, देखो हम हर चीज़ को बताएंगे। देखो यहाँ से अगर टॉर्क को थोड़ा भी ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे ध्यान से घुमाओगे, घुमाया तो इस पर माइनस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इधर तरफ। जैसे देखो हम यहीं पर इस पिक्चर को ले लें, इसीलिए हम पिक्चर को इसको रखें, यानी कि ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। तो जैसे ही तुम इसको घुमाओगे, घुमाने की वजह से क्या होगा, इस पर इधर का तरफ अब फोर्स लगेगा क्यूई और इधर का तरफ लगेगा क्यूई, और इसकी वजह से
ये अब ऐसे घूम जाएगा, और इस डायरेक्शन में घूमने की वजह से टॉर्क कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले इसको सपोर्ट कर रहा था, रीस्टोर होकर रीस्टोर हो जा रहा था, वापस घूम कर वहीं पर ला रहा था, यहाँ पर वापस। यहाँ पर क्या हुआ कि इसको जैसे ही डिस्प्लेस किया तो इसके वजह से अनस्टेबल हो गया, यानी कि अब उसको स्टेबिलिटी नहीं कर रहा है, वो चेंज हो गया, एकदम घुमा दिया पूरा डाइपोल को। डाइपोल को घुमा कर क्या कर देगा, माइनस वाला इधर ले जाएगा, प्लस वाला इधर ले जाएगा डायरेक्शन में। इसीलिए इसको बोला गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ से जैसे भी अगर थोड़ा सा कभी अगर डिस्प्लेसमेंट कराएं तो ये अपना पोजीशन को चेंज कर दिया, और चेंज करने की वजह से इस तरह का हम लोग इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब अच्छा से समझ में बात आ गया होगा। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ से डिस्प्लेस कराओगे, डिस्प्लेस कराने फिर वापस वो अपना पोजीशन पर नहीं आ सकता है, वो घूम सकता है, मतलब यहाँ से घूम गया एकदम एक राउंड घूम कर वापस, मतलब प्लस वाला इस डायरेक्शन में, माइनस वाला इस, मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हुआ तो यानी कि दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, थोड़ा डिस्प्लेस करा फिर वापस यहीं पर, यहीं पर, यहाँ पर, जिसकी वजह से ये बार बार रहिएगा। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि थेथर है। थेथर मतलब क्या है, थेथर मतलब क्या है कि जिद्दी, मतलब जैसे ही उसको डिस्प्लेस करा वापस यहीं पर, ये स्टेबल है। लेकिन ये वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा मुसीबत आना पिघलने वाला, मुसीबत है पिघल गया, तुरंत गिर गया, वो स्टेबिलिटी उसका बिगड़ गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लो। ओके, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर ऐसा होता कि इसी में क्वेश्चन में ऐसा होता कि इस डाइपोल को हम लेकर, इस डाइपोल को लेकर, जैसे यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज लिए, ये माइनस क्यू चार्ज लिए, और ये तो जानते ही हो कि डाइपोल का लेंथ जो कि 12 sin थीटा होता है। अगर इसी डाइपोल को हम जबकि अब की बार रोटेट कराते हैं, तो रोटेट अगर कराने वक्त इसको हम θ1 टू कहाँ जाते हैं, θ2 जाते हैं, तो अब की बार वर्क डन कितना होता है, तो dw इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, टॉ डी थीटा, यही ना। तो यानी कि θ1 से θ2, टॉ का वैल्यू कितना होता है, टॉ का वैल्यू कितना होता है, PE sin थीटा डी थीटा, सॉरी डी थीटा, θ1 से θ2, तो ये तो W हो जाएगा, यहाँ से PE बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ये θ1 से लेकर θ2, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस PE अपर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, यानी कि ओवरऑल वैल्यू माइनस अगर इंटू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, और यही जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा कहाँ पर, जब θ2 माइनस θ1, अपर लिमिट है ना, θ1 से θ2, यानी कि θ2 माइनस θ1, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब कि जब 90 से थीटा ना दिया, मतलब एक पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू ना दिया हो, तब जाकर उस केस में ये वैल्यू जाएंगे θ1 से लेकर कहाँ, θ2 तक। चलो देखो थोड़ा सा और बात समझो कि इसी में कभी कभी ऐसा आता है कुछ कंडीशंस कि अगर ऐसा होता कि डाइपोल जो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लिए, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना लेते हैं और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशंस अगर लेते हैं, देखो ध्यान समझिए, बेसिक चीज़ है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशंस लोगे तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, जिसके वजह से फोर्स भी अलग होगा, मान लेते हैं कि E1 होगा, और इस पॉइंट पर भी फोर्स अलग होगा, यानी कि क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं बस। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से इस दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं होगा, और जब सेम नहीं होगा तो उस केस में फोर्स भी सेम नहीं होगा। तो उस केस में एकक का हमको इंडिविजुअल्स यहाँ से एल लेंथ लेकर, यहाँ से भी और यहाँ से भी एल लेंथ लेकर हमको इसके द्वारा अलग अलग टॉर्क का वैल्यू निकालना होगा, और उस टॉर्क का वैल्यू निकालकर अगर डायरेक्शन सेम है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बस सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म के केस में यही करेंगे। बात समझ में बात आ गया होगा, एकदम अच्छा समझ में बात आ गया होगा। तो चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सुंदर
और सुशील क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस तो कराया ही नहीं सर, एक क्वेश्चंस, तो चलिए क्वेश्चंस करा दिया जाए। इधर ले लें क्या अगला पेज, चलो अगला साफ सुथरा पेज ले लेते हैं और सुंदर और सुशील पेज। तो क्वेश्चंस ये है, एस सी वर्मा जी का बुक में बहुत अच्छा से, और DC पांडे में भी तरह से बुक देता है क्वेश्चंस, दोनों में मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आता है। तो क्वेश्चंस में है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक डाइपोल को रखा जाए, एक्चुअल में डाइपोल नहीं है, एक रखा जाए रड को, क्या रखा जाए, एक रड को रखा जाए जिसका लेंथ L हो, L इसका लेंथ हो, L लेना चाहते हो लेंथ ले लो, 2L लेना है 2L ले लो, और इसके एक वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज है, एक वर्टेक्स पर माइनस क्यू चार्ज है, और उस चार्ज का मास स्मॉल m है। तो उस केस में इसका टाइम पीरियड कितना लगेगा रोटेट कराने के लिए, रोटेट करने में। एंगल अभी भी एकदम थीटा एकदम सेम टू सेम है। अगर इसको वेरी स्मॉल थीटा पर इसको रोटेट कराया जाएगा तो इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा। देखो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, ये तो अभी तक तो जानिए होगा, PE sin थीटा। तो अगर इसको तुम ऐसे घुमाओगे थोड़ा सा इसको रोटेट कराओगे तो ये वापस इसी पर आना चाहेगा, वापस आना चाहेगा, तो जो वापस आना चाहता है तो इसके वजह से इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, अगर हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क का बात करें तो वो वैल्यू इसका माइनस में होगा, बस इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। रीस्टोरिंग मतलब जो वैल्यू से आप जितना टॉर्क का वैल्यू से आप रोटेट करें उतना उसमें स्टोर हो गया। अगर इसी को अगर मान लेते हैं कि जो रोटेशंस कराएं वेरी स्मॉल कराएं, यानी कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, तो उस केस में साइन थीटा का वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो एक रड है जो कि बहुत ही पतला रड है, बहुत पतला रड मतलब इमेजिनरी रड, जिसका लेंथ L है, इसके इस एंड पर एक प्लस क्यू चार्ज, एक पर माइनस क्यू चार्ज, इसका मास ये है। उसको थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कराया गया स्मॉल थीटा एंगल पर, तो उसके वजह से टाइम पीरियड हमको निकालना है कि टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, टाइम पीरियड टू रोटेट के। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल बोल सकते हो, डाइपोल बोलना है, डाइपोल बोल दो या रड बोल दो, इस रड का क्या होगा। तो देखो तब वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होने की वजह से टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया। तो सिंस या इफ मान लेता है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रड B I एंड क्या चीज, एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ रड B अल्फा। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू अल्फा। तो I इंटू अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस PE थीटा, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा PE बाई I माइनस थीटा। ये कंडीशंस होगा, ये कंडीशंस। यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है माइनस थीटा का, एंड दिस इज कंडीशन ऑफ SHM, यानी कि SHM का काम कर रहा है, SHM यानी कि वो सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, SHM का काम कर रहा है, SHM, और SHM का कंडीशंस हो गया, मतलब टू एंड फ्रो मोशंस होना स्टार्ट हो गया। एक मीन पोजीशन का लो, यही मीन पोजीशंस का लो, एक्सेस का लो, जैसे गया फटाक दे वापस आ गया, यानी कि मोशन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और फॉर SHM के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर SHM, तो SHM के लिए क्या होता है, अल्फा का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये होता है SHM का कंडीशन, यही है। और देखो यहीं पर यहाँ पर यही तो बोलता है थीटा अल्फा का वैल्यू, अल्फा को क्या बोलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो ये कंडीशंस हो गया। तो अगर हम लोग ये वैल्यू को उठाकर इसमें डाल दिया जाए तो अल्फा का वैल्यू डालो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस PE बाई I इंटू थीटा,
थीटा से थीटा कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ओमेगा इज इक्वल टू √PE/I। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, और ये तो ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम सिंपल और आसानी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। हम एक जनरल कंडीशंस पहले निकाल देंगे और उसके बाद रॉड के लिए निकाल देंगे। जनरल कंडीशंस क्यों निकाल रहे हैं वो समझ में आ जाना चाहिए अच्छा से, कि जनरल कंडीशंस आखिर सर आप निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम एक जनरल कंडीशंस निकाल लेते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, √2P/I। अब इसको उलट दिया जाएगा, तो I/2π √I/ क्या हो जाएगा, P, यानी कि T इक्वल टू हो गया 2π √I/P। अब दिस इज जनरल कंडीशंस, हम तो जनरल कंडीशंस निकाल दें, लेकिन अगर हमको मेरा कंडीशनल पॉइंट ये दिया है, कंडीशनल पॉइंट ये दिया है कि एक रड है, तो रड का कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशंस होगा। देखो ध्यान समझो, ये रड का एक्सिस ऑफ रोटेशंस हो गया, ऐसे हम एक रड बनाते हैं, मतलब इमेजिनरी रड, इसका कहीं ना एक्सिस ऑफ रोटेशंस, यहाँ पर मास m है, ये भी मास m है, टोटल लेंथ l है, तो ये मास l/2 दूरी पर होगा और ये भी l/2 दूरी पर होगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पढ़े हो, बचपन में अगर पढ़े हो, तो I=mr² फार्मूला होता है, जहाँ पर r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके द्वारा, दोनों द्वारा जुड़ जाएगा, यानी कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालें तो m l/2 का स्क्वायर, और इसके द्वारा भी m l/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2m l² क्या हो जाएगा 4, यानी कि ml² क्या हो जाएगा 2, ml² क्या हो जाएगा 2। अब ये वैल्यू को उठा करके डाल दोगे तो रड का टाइम पीरियड तो आ जाएगा 2π/, ये वैल्यू डाल दो, तो ml²/2PE। तो हम इसका तो कंडीशनल निकाल दिए। देखो इसके द्वारा हम ये भी बोल रहे हैं कि कुछ भी होगा ना तो निकल जाएगा। हम एक जनरल कंडीशन आपको बता दिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल कर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके हाथ में है कि अलग अलग बुक लीजिए, सॉल्व कीजिए एंड एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस तरह का क्वेश्चन आते रहेगा, एंड फाइनली हम जो है आपके, मतलब हम अपने हृदय के गहराई से आपको बोलना चाहते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।